बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। आज प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे जो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के लिए अच्छी ख़बर है। तहरीक इंसाफ़ के रहनुमा अज़हर मशवानी साहब जो पीटीआई का टिकट भी हासिल करना चाहते थे, पीटीआई का टिकट नहीं मिला। तहरीक इंसाफ़ की सोशल मीडिया टीम के सरकर्दा रहनुमा भी थे। इनके नाज़रीन भाई प्रोफेसर ज़हूरुल हसन मशवानी साहब जो 9 मई के वाक़ये से कोई ग़लबन 2 दिन पहले या 1 दिन पहले लापता हो गए थे, और अब ख़बर यह है कि ज़हूर मशवानी साहब जो है वो बाजियाब होकर घर पहुंच गए हैं। और इस बात की तस्दीक अज़हर मशवानी साहब ने ट्वीट करके ख़ुद भी कर दी है। और 3 दिन पहले इसी मामले पर नाज़रीन लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई थी। लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब ने जो लाहौर पुलिस है उसको बुला के हुक्म दिया था कि 2 हफ़्तों में ज़हूर मशवानी साहब को बाजियाब कराकर अदालत में पेश करें। तो 2 हफ़्तों का वक्त अभी रहता ही था। अभी 3 दिन गुजरे थे कि प्रोफेसर ज़हूरुल हसन मशवानी साहब जो है अपने घर पहुंच चुके हैं। और इस पे अज़हर मशवानी साहब ने जो दुआ गो थे उनके लिए उन तमाम लोगों का जो है वो शुक्रिया अदा किया। अब चंद रोज़ पहले इमरान रियाज़ ख़ान वापस आते हैं, उनके कुछ रोज़ के बाद आज अगर ज़हूर मशवानी साहब की वापसी हुई है तो ज़ाहिर सी बात है कि पीटीआई के लिए, पीटीआई के रहनुमा अज़हर मशवानी के लिए और उनके घर वालों के लिए एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो हम भी उनको जो है वो मुबारकबाद पेश करते हैं। अब आ जाते हैं हमारे वीडियो लॉग की जो ख़बरें हैं। सबसे पहले नाज़रीन शेर अफजल मरवत साहब की बात कर लेते हैं। उनसे मुतल्लिक 2 चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना है। एक तो नाज़रीन जो परसों 12 रबी अव्वल को आपके साथ हमने ख़बर शेयर की कि जो अडयाला जेल में इमरान खान साहब के साथ जाके लीगल टीम ने मुलाकात की, उसमें शेर अफजल मरवत साहब की इमरान खान साहब ने तारीफ़ें की और ख़ान साहब ने उनके लिए अल्फाज क्या इस्तेमाल किए, ये थर्ड सोर्स ने मुझे बताया कि ख़ान साहब ने कहा कि शेर अफजल मरवत साहब बड़े डेडिकेटेड हैं पार्टी के साथ, बड़े कमिटेड हैं पार्टी के साथ, हमारे साथ बड़े मुखलस हैं, तो इन्हें ज़िम्मेदारियाँ दी जाएँ। तो उन्हें तर्जमान ख़ान साहब ने अपना बना लिया और हाई कोर्ट में कुछ मज़ीद केसेस करने की ज़िम्मेदारी भी उनके ज़िम्मे लगाई और साथ में कन्वेंशन करने की, केपीके में कन्वेंशन का आगाज़ करने की ज़िम्मेदारी भी शेर अफजल मरवत साहब की जो है वो इमरान खान साहब ने उनको तफ़वीज़ कर दी। तो कल जो पहला वीलॉग किया शेर अफजल मरवत साहब ने, उन्होंने ख़ुद भी कहा कि ख़ान साहब ने मेरी तारीफ़ की जब अडयाला जेल में उनके साथ मुलाकात हुई, तो हमारी उस खबर की तस्दीक हो गई। अब इसमें एक और चीज़ भी है नाज़रीन, ये जो झगड़ा हुआ अपना शेर अफजल मरवत साहब का और शोएब शाहीन साहब का, इस मामले को लेके पीटीआई में कुछ चीज़ें चल रही हैं कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। ख़ान साहब बड़ा पसंद करते हैं शेर अफजल मरवत साहब को, शोएब शाहीन साहब पार्टी का बयानिया लेके चलते हैं, टीवी चैनल्स पे पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या किया जाए। तो इसी मामले के हवाले से मेरे साथ भी एक इत्तफ़ाक़ी तौर पे, हादसाती तौर पे गुफ्तगू हुई, बल्कि पीटीआई के रहनुमा ने मेरे साथ कि भी क्या करें, भी किसको रखा जाए और अगर सुलह नहीं होती तो किसको बाहर किया जाए। तो मैंने, ज़ाहिर सी बात है कि पीटीआई ने फ़ैसला करना, मेरा तो किसी के साथ कोई ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने उनसे ये कहा कि देखें, दोनों जो शख्सियात हैं, चाहे शेर अफजल मरवत साहब हैं, चाहे शोएब शाहीन साहब हैं, दोनों की पार्टी के लिए कुर्बानियाँ हैं, दोनों की पार्टी के साथ वाबस्तगी है, खिदमात हैं और दोनों की अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ हैं। फिर उस दोस्त ने पूछा भी क्या एक्सपर्टीज़ हैं। मैंने कहा जी अगर आप शोएब शाहीन साहब की बात करें, वो पार्टी को जाके हर जगह पे रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे मुश्किल वक्त में जब तमाम लोग छोड़ के चले गए, पार्टी के पुराने लोग छोड़ के चले गए, तो कौन लोग आपके साथ हैं? शोएब शाहीन साहब आपके साथ खड़े हैं, उनको आप कैसे खुद से अलग कर सकते हैं? शेर अफजल मरवत साहब की अपनी खिदमात हैं, वो ख़ान साहब के केसेस को लड़ते हैं, वो अदालती महाज पर डटे हुए हैं। शेर अफजल मरवत साहब तो, शोएब शाहीन साहब भी वकील हैं, वो भी इलेक्शन कमीशन में इमरान खान साहब को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वो अदालती महाज पे और मीडिया के महाज पे वो भी डटे हुए हैं। तो लिहाजा दोनों की अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ हैं और दोनों की अपनी अपनी रूट्स हैं। तो कोशिश यही करके कि बजाय इसके किसी को कॉर्नर किया जाए, आप दोनों को मना के पार्टी में रखें और समझाएं कि इस तरीके से लीगल टीम के या पार्टी के मामलात नहीं चला करते। इसके अलावा नाज़रीन जो अगली ख़बर आपके साथ हमने शेयर करनी है मरवत साहब के हवाले से, वो नाज़रीन मामला ये है कि कल जो एक FIR का इंदराज हुआ शेर अफजल मरवत साहब के ख़िलाफ़ थाना अपारा में, जो अफनानुल्लाह साहब ने FIR के इंदराज की दरख्वास्त दी थी, उस FIR के इंदराज के बाद शेर अफजल मरवत साहब जिन्होंने थाना मारगला में एप्लीकेशन दी कि मेरा मुकदमा भी दर्ज किया जाए और अगर मेरा मुकदमा थाना मारगला में दर्ज ना हुआ
तो मैं अंडर सेक्शन 22 की मुतल्लिका अदालत में दरख्वास्त दूँगा कि अदालत हुक्म दे थाना मारगला को FIR का इंदराज किया जाए। अच्छा, वो इतवार रात तक का वक्त दिया गया था, लेकिन उससे पहले जैसे बात पहुंची शेर अफजल मरवत साहब तक, तो वो उन्होंने इस्लामाबाद को छोड़ दिया। यानी इससे पहले कि उनके ऑफिस पे, उनके घर पे पुलिस का रेड पड़े, शेर अफजल मरवत साहब जो हैं इस्लामाबाद छोड़ के या अपना घर, अपना ऑफिस छोड़ के नामालूम मकाम पर फ़रार हो चुके हैं, नामालूम मकाम पर उन्होंने पनाह ले ली है। अब इसमें जो एक अहम नुकता है कि कल जो जुडिशल कम्प्लेक्स में इमरान खान साहब की बुशरा बीबी साहबा के जो गैर शरई निकाह का केस है, जिसमें जज कुदरतुल्लाह साहब ने ये डायरेक्शन दे रखी है कि इमरान खान साहब को 2 अक्टूबर में अडयाला जेल के हुकाम पेश करें, तो कल इस केस में शेर अफजल मरवत साहब ने पेश होना है। वो बुशरा बीबी साहबा के भी वकील हैं, वो इमरान खान साहब के भी वकील हैं। क्या वो कल की समाअत में पेश होंगे? और कल की समाअत इस लिहाज से बड़ी अहमियत की हामिल है कि खान साहब को पेश करने का हुक्म दिया गया कि 2 अक्टूबर को उनको पेश किया जाए, और अगर खान साहब को पेश नहीं करते और शेर अफजल मरवत साहब भी पेश नहीं होते, तो फिर अदालत से प्लीडिंग किसने करनी है, गुजारिशत किसने करनी है कि आज अदालत के हुक्म की तौहीन हुई है तो दोबारा से प्रोड्यूस करने का हुक्म दिया जाए या मुतल्लिका हुकाम के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट की कार्रवाई की जाए। तो देखते हैं कि कल इस केस में शेर अफजल मरवत साहब पेश होते हैं या नहीं होते, और कल की समाअत में क्या फ़र्दर डेवलपमेंट होती है गैर शरई निकाह के केस में। इसके अलावा ये जो मरवत साहब की जो लड़ाई हुई साफ़ियों के साथ, उन्होंने ट्वीट्स भी किए, मंसूर अली खान साहब का नाम लिया, जावेद चौई साहब का नाम लिया, बदामी साहब का नाम लिया। तो इसी तरह की लड़ाई तो नहीं कहूँगा, लेकिन सोशल मीडिया पे एक लड़ाई हुई है 2 साफ़ियों में। एक तारिक मतीन साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, और दूसरी शनीला अमार साहबा हैं, वो भी सहाफ़ी हैं। तो उसमें भी वो बड़ी एक दूसरे के हवाले से बड़े अल्फाज का, सख्त किस्म के अल्फाज का और नाजेबा अल्फाज का भी इस्तेमाल किया गया। शनीला साहबा ने कहा कि ये 40,000 रुपये लेते हैं और PTI की प्रमोशन करते हैं, उनके सोशल मीडिया टीम को बयाने देते हैं। तो मेरे ख़्याल से शनीला साहबा को भी ठीक है, आप अपना मौक़िफ़ देते हैं, लेकिन ये जो पैसों वाला इल्ज़ाम आपने लगाया कि कोई पैसे लेके इस किस्म का काम कर रहा है, ये बात आप तब करें जब आपके पास एविडेंस मौजूद हैं। लेकिन चलें, शनीला साहबा ने जब बात की तो वो अपनी जगह पे, हम उनको भी कंडेम करते हैं, लेकिन जो इंतहा की हमारे भाई तारिक मतीन साहब ने कि बगैर कैदियत, मेरे ख़्याल से जब आप किसी खातून के बारे में बात कर रहे होते हैं, मेरे ख्याल में इस लेवल तक जाके बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से दोनों को ही अब तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए, और किसी पे कीचड़ उछालने या किसी पर इल्ज़ाम लगाने से पहले अगर आपके पास, आप इख्तलाफ करें, 100 इख्तलाफ करें, लेकिन जब आपने पैसों का इल्ज़ाम लगाना है, लिफाफे का इल्ज़ाम लगाना है, तो फिर आपके पास कोई एविडेंस होना चाहिए। फिर आप ओपनली बात करें, बल्कि फिर आएँ बाएँ शाये नहीं होनी चाहिए। और ये भी किसी औरत को नहीं कहना चाहिए कि बगैरत औरत, ये अल्फाज भी कोई मेरे ख्याल में तारिक मतीन जैसे सहाफ़ी के साथ जो है वो मेरे ख्याल उनको ज़ेब नहीं देते थे। अब आ जाते हैं नाज़रीन, पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये की कमी की गई, इस पर तो मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन एक और हुकूमत काम करने जा रही है। वो ये है कि हमारा हुकूमत पाकिस्तान का एक डेलीगेशन, क्योंकि ये 8 रुपये की जो कमी हुई है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 300 अगर 31 था तो 322-23 हो जाएगा, इससे कोई महंगाई में कमी नहीं आएगी। अब इसमें जो हुकूमत करने जा रही है वो ये है कि एक डेलीगेशन 10 अक्टूबर को रशिया जा रहा है, और रशिया के साथ बात इस नुक्ते पे की जाएगी कि $60 फ़ी बैरल के अंदर अंदर रशिया हमें पेट्रोल फराहम करे और पाकिस्तान की पोर्ट तक पहुंच दे। यानी जो ख़र्चा है वहाँ से पेट्रोल के आने का, वो भी रशिया बर्दाश्त करे। तो ये डेलीगेशन वहाँ पे जाके बात कर रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में तो कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। अगर इस सर्कल के अंदर $60 के अंदर अंदर पाकिस्तान को अगर ये पेट्रोल मिलता है और बड़ी मिकदार में मिलता है, क्वांटिटी में मिलता है, तो इसका फिर जाके फ़ायदा होगा। पहले तो जो तेल रशिया से ख़रीदा गया था 1 लाख बैरल था, उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन अगर ज़्यादा ख़रीदा जाएगा उसका जो है वो आवाम को ज़रूर फ़ायदा पहुँचेगा। एक तो नाज़रीन ये होने जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, जहाँ ये एक अच्छी खुशखबरी है कि डेलीगेशन वहाँ पे जा रहा है, चले हो सकता है कि बात को रशिया के साथ बन जाए। दूसरी तरफ हुकूमत ने परचून के साथ ज़राअत पे और रियल एस्टेट पे जो है वो टैक्स लगाने का फ़ैसला किया है, और फ़ैसला ये है कि आइंदा 2 सालों में जो टैक्स टू GDP है उसको 15% तक ले जाया जाएगा। इस वक्त जो हमारा टैक्स टू GDP है वो 8-9% के इर्द गिर्द जो है वो घूमता रहता है, 8.5-9% के करीब होता है। लेकिन अगर हम तरक्की याफ्ता ममालिक में देखें तो वहाँ पर ये जो टैक्स रेट है 15% से बहुत ऊपर 20-22 और कई ममालिक में तो इससे भी ज़्यादा ऊपर होता है। तो मुल्क को अगर चलाना है, इकॉनमी को बेहतर करना है, इकॉनमी को डॉक्यूमेंटेड करना है, तो फिर हमें
अपना जो टैक्स टू जीडीपी है उसको भी बढ़ाना होगा। लेकिन इसमें आप ये देखेंगे, जो बात नोट करने की है कि ये जो ज़राअत पे टैक्स लगेगा, इस पर आम गरीब फिर भी टैक्स देने को तैयार होगा, लेकिन जो बड़े बड़े जागीरदार हैं, जिनकी बड़ी बड़ी जागीरें हैं, बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, वो इसमें लाजमी जो है वो इसमें मसाइल पैदा करने की कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से ये टैक्स ना लगे। क्योंकि गरीब की अगर 12 एकड़ ज़मीन है, हो सकता है उस पर टैक्स ही ना लगे, या किसी का 1 मुरब्बा हो सकता है उस पर भी बड़े मामूली सा टैक्स लगे। ये टैक्स लगेगा बड़े बड़े जागीरदारों पे, वो हो सकता है कि इसके खिलाफ खड़े हो जाएं। रियल स्टेट वाले भी देख लें, उसके खिलाफ भी जब उस पर भी टैक्स लगेगा तो ये रियल स्टेट वाले भी हो सकता है कि इसके खिलाफ जो है कोई मुतालबात वगैरह अपनी सोसाइटी के लोगों को, मेम्बरान को खड़ा करें कि नहीं, ये टैक्स नहीं लगना चाहिए। मुल्क के साथ मुखलस होने का एक ही तरीका है कि टैक्स दें, और टैक्स जो जीडीपी है उसको बढ़ाएंगे तो मुल्क की जो सिमत है वो दुरुस्त होगी। जब मुल्क की सिमत दुरुस्त नहीं होगी तो मुल्क ठीक नहीं होगा। अब आ जाते हैं कि काजी फ़ाइज़ साहब क्या करने जा रहे हैं, किस किस्म का लंबा छक्का लगाने की उन्होंने तैयारी कर ली है। लेकिन इससे पहले नाज़रीन, एक रिपोर्ट है सुप्रीम कोर्ट की जो 13 जुलाई 2023 को जारी की गई। अब ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट की उस वक्त जो तर्जुमान थी हिना फिरदौस साहिबा, उन्होंने जारी की थी, लेकिन अपनी मर्ज़ी से तो वो जारी नहीं कर सकती ना। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी चीफ जस्टिस की अप्रूवल के साथ उनके कहने के ऊपर ये रिपोर्ट तैयार करके जो है सुप्रीम कोर्ट की PRO साहिबा ने जारी की थी। अब तो शाहिद हुसैन कंबोया साहब सुप्रीम कोर्ट के PRO हैं, तर्जुमान हैं। इस रिपोर्ट में नाज़रीन फरवरी 2022 से लेकर फरवरी 2023 तक का जो सुप्रीम कोर्ट का डाटा था, एक तो उसमें ये रिपोर्ट दी गई कि पिछले 10 सालों के क्या परफॉर्मेंस थी जज साहबान की, कौन से दौर में, कौन से चीफ जस्टिस के दौर में कितने जो पेंडेंसी है उसका इजाफा हुआ। और फिर इसमें दूसरी एक रिपोर्ट थी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान हैं, बंदियाल साहब हैं, काजी साहब हैं, इजाज़ुल एहसन साहब हैं, सरदार तारिक साहब हैं, जितने भी सुप्रीम कोर्ट के 14-15 जजेस की जो 16 जजेस थे, उनकी परफॉर्मेंस बताई गई कि 22 फरवरी 2022 से लेकर 2023 तक कौन से जज ने कितने केसेस निपटाए हैं। तो इसमें जो हैरान कर देने वाला फिगर था वो उमर था बंदियाल साहब का था, उस वक्त के चीफ जस्टिस थे। बताया गया उस रिपोर्ट में कि 243 केसेस को प्रिजाइड किया बंदियाल साहब ने, और एक साल में उन्होंने 8,796 मुकदमात का फ़ैसला किया। और उसमें काजी फ़ाइज़ साहब का जो फिगर दिया गया वो ये दिया गया कि उन्होंने एक साल में फरवरी 2022 से लेकर फरवरी 2023 तक 183 केसेस को प्रिजाइड किया और 1323 केसेस का इन्होंने फ़ैसला किया। अब कितना फ़र्क बनता है बंदियाल साहब का और काजी साहब के केसेस का? तकरीबन नाज़रीन को 7600 ज़्यादा केसेस जो है वो डिसाइड किए बंदियाल साहब ने, और तकरीबन कोई 60 केसेस ज़्यादा सुने बंदियाल साहब ने, यानी केसेस भी ज़्यादा सुने और केसेस डिसाइड भी ज़्यादा किए गए। हमने इस पर आपको बताया था कि ये क्या वजह है, क्यों उनका नंबर ज़्यादा आ रहा है। और इसी रिपोर्ट में दूसरे नंबर पे जैसे इजाज़ुल एहसन साहब थे, तीसरे नंबर पे सरदार तारिक मसूद साहब थे। तो हमने आपको बताया था कि उसकी वजह यह है कि क्योंकि चीफ साहब अकेले केसेस लगाने का फ़ैसला करते हैं, तो काजी साहब को वो केसेस दे दिए जाते हैं जो एक एक केस आपको आधे घंटे में डिसाइड करना पड़ता है, और 10 से 12 केसेस काजी साहब के पास लगते थे, और बंदियाल साहब के पास 15 केसेस लगते थे, और वो उसमें पूरे पूरे बंच होते थे एक केसेस के, यानी एक केस के साथ कोई 100 केसेस, 2 केसेस, 15 मिनट के अंदर आपने अगर एक केस का फ़ैसला किया तो उसके साथ जो बंच होता है 150 केसेस का, 50 केसेस का, 200 केसेस का, वो भी साथ में डिसाइड हो जाता है। तो अब ख़बर ये है कि काजी फ़ाइज़ साहब अब अकेले बेंच नहीं बनाते, जैसे बंदियाल साहब अकेले बनाया करते थे, केसेस भी अकेले लगाया करते थे। अब तो काजी साहब इजाज़ुल एहसन साहब और सरदार तारिक मसूद साहब की मशावरत के साथ जो है बेंच बनाते हैं। तो एक मुकदमा है जो कि काजी साहब की अदालत में कल समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है, फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज का। इसमें नाज़रीन 1090 दरख्वास्तें हैं, और ये दरख्वास्तें हैं लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की। आम लोगों ने फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट से रिजू किया था। लाहौर हाई कोर्ट में आम लोगों के हक़ में, शहरियों के हक़ में फ़ैसला आया, तो फिर इस फैसले को लाहौर इलेक्ट्रिक जो कंपनी है उसने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। तो जो 1090 शहरी जो लाहौर हाई कोर्ट गए थे, उनके हक़ में आने वाले फ़ैसले के ख़िलाफ़ लाहौर इलेक्ट्रिक कंपनी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आई है। तो कल काजी फ़ाइज़ साहब इस केस का अगर फ़ैसला हो जाता है, क्योंकि अभी ये नॉलेज में नहीं कि इसमें नोटिस हो चुके हैं, नोटिस नहीं हुए, लेकिन ये आप देख लें कि ये इतना लंबा चौड़ा केस है कि 181 सफ़ात की जो कॉज लिस्ट सुप्रीम कोर्ट की जारी की गई है, उसमें 123 जो सफ़ात हैं वो इसी कॉज लिस्ट के हैं, ये फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज से मुतल्लिक। तो कल अगर काजी फ़ाइज़ साहब ने इस केस को अगर फ़ैसला कर दिया, इसको डिसाइड कर दिया, तो फिर
बस 15-20 मिनट इस पे लगने हैं या आधा घंटे लगेगा, तो आधे घंटे में काजी फैसल साहब ने टोटल तो उनके अदालत में 15 केसेस लगे होते हैं, तो 14 वो और 15 ये, काजी फैसल साहब कल 1100 केसेस का फैसला करके उठेंगे। तो अगर काजी फैसल साहब इस तरह के बंचेस अपने पास लगाने शुरू कर दें तो एक साल में तो बंदियाल साहब ने दिखाया था ना कि 8,796 केसेस उनका फैसला किया, तो काजी साहब मेरे ख्याल से एक साल में कोई 20-22 हज़ार केसेस का फैसला कर दिखाएंगे। तो हमने उसमें भी कहा था कि ये जो रिपोर्ट पेश की गई है किसी को नीचा दिखाने के लिए की गई है, लेकिन काजी साहब ने जो केसेस लगाए हैं, काजी साहब का जो मतमा नज़र आ रहा है वो पहले दिन से जब उन्होंने अपना मनसब संभाला है वो है कि पेंडेंसी को नीचे लेके आना है। इसमें आप देखें कि उन्होंने वकला के नुमाइंदों के साथ मुलाकात की, पाकिस्तान बार काउंसिल के साथ की, सुप्रीम कोर्ट बार के साथ की, फिर अटर्नी जनरल के साथ की। उस मुलाकात में सूबाई एडवोकेट जनरल भी मौजूद थे, उसमें प्रोसिक्यूटर सूबाई मौजूद थे, नैब के प्रोसिक्यूटर मौजूद थे। उनसे पेंडेंसी पे बात की और कहा कि जो कोर्ट का टाइम है उसका एफिशिएंट हमने यूज़ करना है। ये ना हो कि आपके लॉ अफसरान आएँ और आके तारीख मांग लें, कहें हमने डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं। ये सिलसिला नहीं होना चाहिए। अपने तमाम अफसरान को कह दें कि वो केसेस की तैयारी करके आएँ। तो काजी साहब का मतमा नज़र जो नज़र आ रहा है वो यही है कि पेंडेंसी को नीचे लेके आना है। कोर्ट का जो टाइम है जो 9:30 बजे से शुरू होकर 1:30, 2, 2:30 बजे तक जाता है, इसको किस तरीके से एफिशिएंट इसका इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा डिस्पोजल करनी है, बैकलॉग को नीचे लेके आना है और आवाम को रिलीफ भी देना है। कल इस सिलसिले में एक कलामी भी जारी किया गया जिसमें बताया गया कि 257 केसेस का सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते में फ़ैसला किया, 24 सितंबर से लेके 28 सितंबर तक, और 204 केसेस का नया इजाफा हुआ, नए केसेस का इंदराज हुआ। अब ये 50 की अगर आप शरह रखें, 50 के अगर आप 5 हिस्से बनाएं तो ये 200-250 केसेस का फ़ैसला किया। ये 5 हिस्से हो गए, 250, 50 दरबे 5, 250। तो 50 को अगर 4 से ज़रब देंगे तो 200 नए केसेस का जो है वो इसमें इजाफा हुआ है और 257 केसेस उसमें डिस्पोज ऑफ कर दिए गए। यानी इस तकरीबन को 53-54 केसेस ज़्यादा डिसाइड हुए हैं जितने केसेस का इंदराज हुआ है। जितने नए केसेस आए हैं उनसे 50, 52, 53 केसेस ज़्यादा डिसाइड किए गए हैं। तो ये अगर परफॉर्मेंस होगी तो इस तरीके से तो ये बैकलॉग नीचे आ सकता है। लेकिन अगर 257 केसेस का इंदराज हो और 204 केसेस की डिस्पोजल हो तो फिर बैकलॉग ऊपर ही जाएगा। देखते हैं काजी फैसल साहब अपने इस एम में, इस मकसद में कितना कामयाब होते हैं। इसके अलावा परवेज़ इलाही साहब की ज़मानत का केस 6 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है। तारिक मसूद साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा और परवेज़ इलाही साहब की अहलिया ने ये ज़मानत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। इसके अलावा ऑरेंज लाइन ट्रेन की जो ठेकेदार थे उनको अदायगियाँ नहीं हुई थी, तो अदम अदायगी का केस ऑरेंज लाइन ट्रेन के बाजबात का, इसको भी 4 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। इजाज़ुल हसन साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है इस केस की समाअत करेगा। तो ये नाज़रीन हमारा वीडियो लॉग आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।